नमस्कार दोस्तों। आप स्क्रीन पर देख के सोच रहे होंगे कि ये सुपर 30 मूवी कहाँ से चला दी। फ्रेंड्स, यही वो मूवी है जिसने मुझे मोटिवेट किया है। इसका यही एक स्टेटमेंट था, एक डायलॉग था जिसने मुझे मोटिवेट किया है। अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। बिल्कुल आप सभी इसके हकदार हैं। और बिना कोई देर किए हम हमारा आज का टॉपिक शुरू करते हैं, स्किज़ोफ्रेनिया। इसमें फ्रेंड्स हम केवल ओनली, मैंने लिखा है, इम्पोर्टेंट पॉइंट ही पढ़ेंगे, अननेसेसरी थ्योरी नहीं पढ़ेंगे। इस हिसाब से ही मैंने सारे नोट्स बनाए हैं। आप मेरे और वीडियोस भी देख सकते हैं। तो आज शुरू करते हैं स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया ये इतना बड़ा स्क्रीन पे आया, इसमें से मेन चीज़ देखेंगे हम। स्किज़ोफ्रेनिया, इसका जो एमिल क्रिप्लिन था उसने डिमेंशिया प्रीकॉक्स बोला था। डिमेंशिया प्रीकॉक्स, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिमेंशिया प्रीकॉक्स टर्म वाज गिवन बाय एमिल क्रिप्लिन, ठीक है। या फिर ये पूछ सकते हैं एमिल क्रिप्लिन ने स्किज़ोफ्रेनिया को क्या टर्म दिया था, दैट इज़ डिमेंशिया प्रीकॉक्स। ओके, डिमेंशिया प्रीकॉक्सी बोला था, वो बोला था बेनेडिक्ट मोरेल ने, जो बोला था डिमेंशिया प्रीकॉक्सी, यही इसमें इम्पोर्टेंट है। इसके आगे हम चलते हैं, एज ऑफ ऑनसेट। एज ऑफ ऑनसेट में आपको सारा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, केवल एक ये पार्ट है जो याद करना है, दैट इज़ यदि मेल और फीमेल की एज का देखें तो 10 से 25 साल, मतलब 10 to 25 ईयर्स जो कैंडिडेट होगा उसमें मेल में इसका ऑक्यूरेंस जल्दी होने का चांस है। मीन्स यदि मेल का ऑनसेट बोलें तो मेल में होगा 10 to 25 में ज़्यादा, जबकि फीमेल में होगा 25 to 35। एक इस हिसाब से देख सकते हैं कि अनमेरिड मेल में ज़्यादा होता है और मैरिड फीमेल में स्किज़ोफ्रेनिया ज़्यादा होता है। तो इस हिसाब से आप इन दोनों को याद अच्छी तरह से कर सकते हैं। मतलब कुंवारा लड़का और जो शादी हुई औरत है उनमें इनका चांसेस ज़्यादा होता है। लेकिन एक बात और इम्पोर्टेंट, महिलाएं इससे जल्दी रिकवर हो जाती है, महिलाएं इससे जल्दी रिकवर हो जाती है। पुरुषों का जो प्रोग्नोसिस होता है वो पुअर होता है। तो यही चीज़ इसमें डिस्कस करने की थी। इसके अलावा डिमेंशिया ऑनसेट, जो डिमेंशिया होता है उसके बारे में मैंने इसमें लिखा है, वो है डिमेंशिया 65 ईयर के बाद होता है, तो हम उसको डिमेंशिया मानते हैं। ये एक ऑर्गेनिक डिसऑर्डर है जिसको हम अलग टॉपिक में डिस्कस करेंगे। अगला हम देखते हैं कि ये इम्पोर्टेंट है पूरा। स्किज़ोफ्रेनिया टर्म वाज गिवन बाय यूजेन ब्लूलर। यूजेन ब्लूलर ने स्किज़ोफ्रेनिया टर्म दिया था। इसके अलावा ये भी पूछा गया, 4A symptoms of schizophrenia was given by, that was also यूजेन ब्लूलर। ओके, तो ये प्राइमरी सिम्टम्स है 4A, जिसमें हम देखते हैं एम्बीवेलेंस, लॉस ऑफ एसोसिएशन, अफेक्टिव डिस्टर्बेंस एंड ऑटिस्टिक बिहेवियर। ये चार चीज़ें हैं। इनमें देखिए, ऐसे एम्बीवेलेंस, एसोसिएशन, अफेक्टिव डिस्टर्बेंस एंड ऑटिस्टिक बिहेवियर, इनके बारे में भी हम देखेंगे आगे। 4A में ये पूछा गया, 4A में नहीं है तो आपके चारों टर्म, मतलब 4 में से 3 दिए जाएंगे और 1 नहीं दिया जाएगा, तो आपको उनमें से सेलेक्ट करना है। फ्रेंड्स, काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया, आप हर लाइन को इम्पोर्टेंट मानिए। मैं जो बता रहा हूँ हर में से क्वेश्चन आया हुआ है हर साल। ओके, अगला जो आपने देखा 4A में सबसे पहला एम्बीवेलेंस था। एम्बीवेलेंस का मैंने बताया था, इट इज़ नॉट क्लियरिटी टू डिसाइड इन फेवर और अगेंस्ट। मीन्स वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि ये करूँ या ये करूँ, ठीक है। जैसे ए और बी मैंने लिखा है यहाँ पे कि ए चुनूँ या बी चुनूँ, ए कोई काम है वो करूँ या फिर बी दूसरा काम करूँ। तो ये है एम्बीवेलेंस, ये दिखता है स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट में। फिर आता है अफेक्टिव डिस्टर्बेंस। अफेक्टिव डिस्टर्बेंस में क्या क्या हो सकता है, देखिए, इनअप्रोप्रिएट इफ़ेक्ट, ये देखने को मिलता है। इनअप्रोप्रिएट इफ़ेक्ट का मतलब है कि थॉट है उसका, उसके करस्पॉन्डिंग इफ़ेक्ट नहीं आ रहा, दैट इज़ इनअप्रोप्रिएट इफ़ेक्ट, ठीक है। और बिहेवियर है वो किसके बिहेवियर जैसा दिखा रहा है वैसा इमोशंस नहीं है, तो ये सब इनअप्रोप्रिएट इफ़ेक्ट में आता है। पहला आपने एम्बिवेलेंस देखा, दूसरा इफेक्टिव डिस्टर्बेंस। इसका एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे रो रहा है एक हंसी के टाइम, मतलब जैसे किसी के कोई पास हो गया और वो उस टाइम रो रहा है बहुत ज़ोर ज़ोर से, खुशी के आंसू नहीं, दुख के आंसू होते हैं, वो बात है। लाफिंग एट सैड मोमेंट, किसी की डेथ हो गई और वो हम बैठ के ज़ोर ज़ोर से हंस रहा है, तो ये क्या है,
स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स हैं। अगला हम देखते हैं ऑटिस्टिक बिहेवियर, जो इसका थर्ड था। इसमें आप देखिए ऑटिस्टिक बिहेवियर मोस्टली बच्चों में देखने को मिलता है। इसको लियो कैनर ने बताया था, ये टर्म दिया था ऑटिज्म। किस में दिखता है? लेस देन 3 ईयर एज के चाइल्ड में देखने को मिलता है। और इसमें क्या क्या इफेक्ट हो जाता है? कम्युनिकेशन इफेक्ट हो जाता है, आई टू आई कॉन्टैक्ट मीन सोशल इंटरेक्शन बंदे का इफेक्टेड हो जाता है, स्टीरियोटाइप, मैनरिज्म एंड रिपीटेटिव बिहेवियर ये दिखाता है। इनको भी हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन ये एक ऑटिस्टिक बिहेवियर के बारे में ब्रीफ में बता दिया कि जो स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट है वो ये सब दिखाएगा, कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा और सोशल इंटरेक्शन नहीं रख पाएगा, और इस प्रकार का बिहेवियर, स्टीरियोटाइपिज्म, मैनरिज्म, रिपीटेटिव बिहेवियर वो दिखाएगा। अगला हम बात करते हैं फर्स्ट रैंक सिम्टम्स। ये इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आता है, किसने दिया था? सबसे पहला क्वेश्चन ही यही है, कर्ट स्नीडर ने फर्स्ट रैंक सिम्टम दिए थे। टोटल कितने हैं? 11 सिम्टम्स हैं। उसमें सबसे पहला है थॉट इंसर्शन, थॉट विड्रॉल और थॉट ब्रॉडकास्ट। ये है सारे थॉट एलिनेशन, मतलब विचारों की फिनोमेना है, जो मैंने एक वीडियो डाला है जिसमें आप देख सकते हैं। थॉट इंसर्शन, थॉट विड्रॉल और थॉट ब्रॉडकास्ट तीनों के बारे में मैंने बताया है। उसके अलावा आप देखेंगे ऑडिटरी हेलुसिनेशंस, ये देखने को मिलता है स्किज़ोफ्रेनिया में। अब ऑडिटरी हेलुसिनेशंस में 3 सिम्टम्स हैं, मीन्स 3 तो हो गए थॉट के, 3 आ जाएंगे ऑडिटरी हेलुसिनेशंस के, जिसमें है थॉट इको मतलब उसको ऐसा लगता है कि मेरे विचार गूंज रहे हैं, सबको सुन रहे हैं, ऑडिबल थॉट्स। ओके। रनिंग कमेंट्री, उसको ऐसा लगता है कि मैं चल रहा हूँ तो ऐसा कोई बता रहा है कि वो चल, मैं जैसे सपोज पेशेंट का नाम राहुल है और उसको सुनाई दे रहा है कि राहुल खाना खा रहा है, राहुल अब उठ के आ रहा है, हाथ धो रहा है, तो ये सब उसको सुनाई देता है, दैट इज़ ऑडिटरी हेलुसिनेशन। और ये होगा रनिंग कमेंट्री, इसको बोलते हैं थर्ड पर्सन कॉल, मतलब तीसरा बंदा उसकी हर चीज़ को बोल रहा है। आर्ग्यूइंग और डिस्कसिंग, खुद ही आर्ग्यू, ऐसा लग रहा है उसको कि कोई मेरे से आर्ग्यू कर रहा है और उसके साथ वो खुद अपने आप आर्ग्यू करता रहता है। ठीक है, नहीं मैं आ जाऊँगा, नहीं आ जाऊँगा, तुमने कैसे बोल दिया, ऐसा कर दिया, ये सब हैं ऑडिटरी हेलुसिनेशंस। ओके फ्रेंड्स, तो ये 6 सिम्टम हो गए। फिर हम देखते हैं 7वां, सोमेटिक पैसिविटी। ये 7वां है, जिसमें क्या होता है? बॉडी एक्टिविटी कंट्रोल्ड बाय समवन, मतलब बॉडी एक्टिविटी है वो कोई दूसरे के द्वारा कंट्रोल की जाती है, उसको ऐसा लगता है जैसे कि जो खाना खा रहा है वो कोई दूसरा उसको ज़बरदस्ती खिलवा रहा है, वो खुद नहीं खा रहा। जैसे उसका हाथ उठ रहा है तो चलते टाइम पैर आगे बढ़ा रहा है, तो ऐसा लग रहा है कोई ज़बरदस्ती उसका पैर आगे बढ़ाया है तब चला है वो। ठीक है, दैट मीन्स पेशेंट सोचता है कि मैं खुद एक्टिव नहीं हूँ, मेरे को कोई दूसरा एक्टिविटी करवा रहा है, दैट इज़ सोमेटिक पैसिविटी। फ्रेंड्स, इसमें से क्वेश्चन आया है डेल्यूजनल परसेप्शन, ये मैंने बताया था आपको डेल्यूजन के एक टॉपिक में। ठीक है, वो सारे डेल्यूजन इसमें देखने को मिलता है, डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, आप देख सकते हैं इसको, डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस भी इसी में देखने को मिलता है। डेल्यूजन का एक वीडियो डाला है मैंने, उसमें आप देख सकते हैं। फिर अगला आता है कंट्रोल और मैड फिनोमेना, मीन्स उसको ऐसा लगता है कि मुझे किसी ने कंट्रोल कर रखा है, मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो कोई दूसरा मुझसे करवा रहा है, मीन्स कंट्रोल्ड। अब देखिए जैसे मैड अफेक्ट बोलते हैं, इसमें क्या होता है कि उसको ऐसा लगता है कि जो इमोशंस है वो कोई दूसरा डाल रहा है, उसके अकॉर्डिंग मेरे पर इफ़ेक्ट, मेरा वही अफेक्ट दिख रहा है। ठीक है, मैड वॉल्यूशन, ये काम कोई दूसरा करवा रहा है। और मैड इम्पल्स, जो आवेग मेरे अंदर आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, कभी खुशी आ रही है, दैट इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ समवन अदर्स, दैट इज़ कंट्रोल्ड और मैड फिनोमेनन। ओके, तो ये 11 सिम्टम्स थे। आप इसको वापस एक बार रिवाइज़ कीजिएगा, मैं बोलूँगा आपको कि अच्छा रहेगा। आप नोटबुक लेके साथ साथ लिखते जाइए हर चीज़ को, ताकि ये कोचिंग क्लास की तरह ही है, हर चीज़ ये कोचिंग में पढ़ाई जैसे ही पढ़ाया जाता है ऐसे ही पढ़ाया है मैंने, और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। खुद लिखेंगे तब ज़्यादा बेटर होगा, ऐसे पढ़ा नहीं जाएगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं अगला टॉपिक, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया के डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, पूछा गया है कि पॉजिटिव सिम्टम्स आएंगे या नेगेटिव सिम्टम्स, तो नेगेटिव सिम्टम्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, इसके अलावा ये दोनों पॉजिटिव सिम्टम्स आ गए। ठीक है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों सिम्टम्स आएंगे, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच बिहेवियर ये रहेगा साथ में। अब हम देख लेते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिम्टम्स। पॉजिटिव सिम्टम्स क्या होता है? जो ऐड होते हैं उसमें,
उसके बिहेवियर में, उसके दिमाग में जो ऐड होता है, सपोज डेल्यूजन, ये तो कमी थोड़ी, ये तो इफ आया है। डेल्यूजन जैसे किसी का डर लगना, रस्सी को देखना, ओ सॉरी, मतलब किसी से परसिक्यूशन, कोई मुझे मार देगा, ऐसा सब कुछ डर है ना, जो फॉल्स बिलीफ है, दैट इज़ डेल्यूजन। हेलुसिनेशन, हेलुसिनेशन है जो चीज़ है ही नहीं वो दिख रही है उसको, दैट इज़ हेलुसिनेशन। तो ये सब सिम्टम्स आएंगे पॉजिटिव। नेगेटिव सिम्टम्स क्या होंगे? एनहेडोनिया, अफेक्टिव फ्लैटनिंग, ये सब हो जाता है, जो कमी हो गई है उसके बिहेव में, वो है नेगेटिव सिम्टम्स। तो फ्रेंड्स, ये डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया हुआ। नेगेटिव सिम्टम्स में मैंने ये बताया है, ब्रीफ में बताया, इतना पूछा नहीं जाता है। नेगेटिव सिम्टम्स, पॉजिटिव सिम्टम्स को सबसे ज़्यादा यूजन ब्लूलर का 4A और कर्टिस नेडर का पूछा जाता है। फिर भी मैंने, यदि कहीं चांस आता है तो मैंने बताया कि जो सिम्टम्स ऐड होते हैं दैट इज़ पॉजिटिव सिम्टम्स, और जो नेगेटिव सिम्टम्स हैं वो है सब्सट्रैक्ट हो जाते हैं उसमें, दैट इज़ नेगेटिव सिम्टम्स। ओके फ्रेंड्स, दिस इज़ टाइप ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। सबसे पहला, आपको विजुअल नहीं हो रहा है तो आप एक नोटबुक ले बैठिए, मैं बताता जाता हूँ साथ साथ में। सबसे पहला है पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया, जो होता है सबसे कॉमन सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, दैट इज़ पैरानॉइड। पैरानॉइड मीन्स, ठीक है। इसके अलावा इसमें प्रोग्नोसिस अच्छा होता है। प्रोग्नोसिस कैसा है? गुड प्रोग्नोसिस है, लेकिन सबसे बेस्ट नहीं बता रहा हूँ मैं, ये आप ध्यान रखिएगा। गुड प्रोग्नोसिस है पैरानॉइड का। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सबसे कॉमनेस्ट टाइप ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया दैट इज़ पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया, ठीक है। तो एक तो ये हो गया कॉमनेस्ट। दूसरा, पर्सनैलिटी इंटैक्ट रहती है। पर्सनैलिटी कैसे रहती है? इंटैक्ट रहती है। तो ये 4 चीज़ इसमें लिखी गई है। अगला हम डिस्कस करते हैं हैबिफ्रेनिक। हैबिफ्रेनिक, इसमें क्या होता है कि वो गिगलिंग, मिरर गेजिंग, ये सब देखने को मिलता है। मीन्स उसका बिहेवियर, उसकी पर्सनैलिटी डिटोरिएट हो जाती है। तो ये ध्यान रखना है इसमें कि उसकी पर्सनैलिटी डिटोरिएट हो जाती है, ओके। और इसका प्रोग्नोसिस बोले तो पुअर होता है। इसका प्रोग्नोसिस आपसे पूछेगा भी नहीं, आपको ध्यान रखना है इसमें पर्सनैलिटी डिटोरिएट हो जाती है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्लियर। थर्ड आता है हमारे पास कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया, जिसमें क्या होता है कि मोटर सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। मोटर सिम्टम्स जैसे कि वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी, कैटाटोनिक पोस्चर, ऐसा अलग पोस्चर बिगड़ जाता है उसका। वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी, जैसे हाथ उसका हमने पकड़ के और सीधा कर दिया तो वो सीधा ही रखेगा, ये से सब पोस्चर देखने को मिलता है, तो वो होता है कैटाटोनिक। इसका प्रोग्नोसिस बेस्ट होता है। कैसा होता है? बेस्ट प्रोग्नोसिस होता है। इसके ट्रीटमेंट में आपको बेंजोडाइजेपिन्स दी जाती है, क्योंकि पेशेंट का इतना कोई खतरनाक बिहेवियर नहीं है इसमें, केवल वो एक पोस्चर मेंटेन कर रहा है, एक एबनॉर्मलिटीज़ दिखा रहा है, इस बिहेवियर इसका ठीक है, इसलिए हम इसको इजीली ट्रीट कर सकते हैं। 2-4 करंट के झटके देंगे, बोले तो ECT देंगे, तो वो अपने आप सुधर जाएगा। भाई हाँ, मेरा हाथ ऐसे रखूँगा, मुझे परेशानी होगी, तो लोग ये कर सकते हैं, तो पेशेंट डर के मारे ही ठीक हो जाएगा, क्लियर। फिर आता है सिंपल। नाम सिंपल है, लेकिन इसमें नेगेटिव सिम्टम्स सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। पूछ सकता है कि नेगेटिव सिम्टम्स आर कॉमनेस्ट फाउंड इन विच टाइप ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, तो आपको लिखना है सिंपल, ठीक है। कितने साल तक रहता है? यदि नेगेटिव सिम्टम्स आपके 1 साल या 1 साल से ज़्यादा रह रहे हैं तो वो ये कहलाता है। सबसे गंदा प्रोग्नोसिस की बात करें, सबसे वर्स्ट प्रोग्नोसिस होता है वो है इसी का, सिंपल स्किज़ोफ्रेनिया का। अब हमने बात की थी कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया, तो उसमें हम देखते हैं इसमें क्या होता है। डिप्रेशन रहेगा पेशेंट को, वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी और कैटाप्लेक्सी, ये दोनों एक पोस्चर, एबनॉर्मल पोस्चर बनाता है, जो जैसे डॉक्टर ने उसको हाथ सीधा करने के लिए कहा तो वो हाथ सीधा ही कर लेता है, दैट इज़, और वो हाथ नीचे ले जाता है, दैट इज़ बोथ आर कैटाटोनिक पोस्चर्स, ओके। दूसरा आता है रिजिडिटी, ये तो क्या हुआ, मतलब उसमें रख नहीं पाता, सॉरी, जैसे हाथ सीधा किया तो वैसे का वैसा रखता है। इन दोनों में, वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी और कैटाप्लेक्सी में। अगला हम देखते हैं रिजिडिटी और पोस्चरिंग। इसमें क्या होता है कि पेशेंट खुद का खुद बनाता है और वैसे ही रहता है, जैसे उसको बोल रहे हैं भाई चल, हम पकड़ के खींच के लेके जा रहे हैं तो भी वो हिल नहीं रहा, दैट इज़ रिजिडिटी। पोस्चरिंग, बैठे 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 रहा है, उसको जैसे चेयर निकाल दी हमने तो भी वहीं बैठा है,
दैट इज़ पोस्चरिंग। तो ये कैटाटोनिक में देखने को मिलता है, मतलब ये क्या बोलते नहीं क्या कि नाटक करना, इस टाइप का होता है। एक देखिए इकोलेलिया, इकोप्रेक्सिया, ये भी टर्म्स काफ़ी बार पूछा गया है, ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। इकोलेलिया मीन्स रिपीटिंग ऑफ द सेम वर्ड्स, सॉरी जो वर्ड सुनेगा ना उसी वर्ड को रिपीट करेगा, ठीक है। जो कुछ सुनेगा, जैसे मैं खाना खाता हूँ तो उसी को रिपीट करता रहेगा, किसी से सुन लिया और बार बार उसी को रिपीट करे जा रहा है, दैट इज़ इकोलेलिया। एंड व्हाट इज़ इकोप्रेक्सिया, सॉरी एक मिनट, ओके, इकोप्रेक्सिया इज रिस्टोरेशन ऑफ रिपीटेशन ऑफ द एक्शन, कोई काम देख के करते हुए देखा उसने और उसी को वो रिपीट करे जा रहा है, दैट इज़ इकोप्रेक्सिया। फ्रेंड्स दोनों में से क्वेश्चन आया हुआ है, अच्छे से ध्यान से समझिए इस चीज़ को। स्टेरियोटाइप और मैनरिज्म, ये दोनों मैंने बताया कि देखने को मिलता है किसमें, ऑटिज्म में। हम इसका स्टेरियोटाइप का मतलब होता है रिपीटेशन ऑफ नॉन गोल डायरेक्टेड एक्टिविटीज़, मीन्स जैसे चलते चलते क्या करे जा रहा है, ताली बजाया जा रहा है, ऐसे ही बिना मतलब, दैट इज़ रिपीटेशन ऑफ नॉन गोल डायरेक्टेड एक्टिविटीज़, रिपीट स्टीरियोटाइपिज्म। दूसरा है मैनरिज्म, मैनरिज्म का मतलब है रिपीटेशन ऑफ गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी, जैसे चलते चलते पैरों के कोई पत्थर आ रहा है उसके ठोकर मार रहा है, तो उसका गोल है कि इस पत्थर को हटा दूँगा और उसकी आदत जो मैनर में है उसके वो भी चलता रहेगा। अब देखिए एक देखते हैं हम नेगेटिविज्म। नेगेटिविज्म का मतलब होता है कि नॉट ओबेइंग द कमांड, कमांड को वो ओबे नहीं कर रहा है, दैट इज़ नेगेटिविज्म। म्यूटिज्म का मतलब म्यूट रहता है, चुप रहता है, कितना बोल लो नहीं देगा। स्टूपर होता है ओनली रेस्पॉन्ड टू पेनफुल स्टिमुलाई, मीन्स आप उसके जोर से दर्द करेंगे ना तभी वो कुछ बोलेगा, तभी कुछ एक्शन करेगा, दैट इज़ स्टूपर। तो आप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है इसमें। अगला देखते हैं। ट्रीटमेंट की बात करें तो आपको पूछ ले फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इज दैट इज़ लोराजेपाम, ये देगा सॉरी क्वेश्चन में, तो आपको आंसर बेंजोडाइज़ेपिन, उसमें भी लोराजेपाम देना है, और यदि ये नहीं है दूसरा तो फिर आपको ECT रखना है। ओके, थैंक यू।